शुक्रिया पीयूष जी। आज दोपहर में मेरी दरअसल पीयूष जी से बात हुई थी और वो उस समय वहीं पर थे जिस राज्य से आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे पास आई है कि जहाँ पर एलओसी पर भारत ने सैन्य कार्रवाई करके जो आतंकवादी कैंप से उन्हें नष्ट किया, वे जम्मू कश्मीर में थे आज। और दोपहर में जब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई तब उन्होंने भी कहा कि आज मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव के लिए बहुत अच्छा दिन मिल गया है आप सबको। मेरी वाकई आने की ज़रूरत है। मैंने कहा सर अब तो बिल्कुल है। तो फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम में काफ़ी कुछ बदलाव किया, एक आध फ्लाइट मिस की, दूसरी पकड़ी और यहाँ पर आए। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका। लेकिन गोयल जी, आपने जो बात कही मैं उसी से शुरुआत भी करना चाहूँगा एंड देन ऑब्वियसली विल डिस्कस अबाउट पावर एंड कोल। एक कहावत है हिंदी में कि कुछ लोग इशारों में समझ जाते हैं, कुछ लोग बातों से समझते हैं और कुछ लोग लातों से समझते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने ये संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर को दिया है कि अगर आप हमारी बातें नहीं समझते हैं तो हमें बातें समझाने के और तरीके भी आते हैं। मैं समझता हूँ अगर किसी ने इस बात को पहले नहीं समझा तो मूर्खता थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संदेश लगभग सभी लोग पहले से समझते हैं कि ये एक देशभक्त प्रधानमंत्री हैं, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे और भारत की जनता इनके नेतृत्व में अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करती है। और मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है और जिस दृढ़ आत्मविश्वास से आज हम सब भारतवासी लगे हुए हैं अपने अपने काम में और उसमें सेना भी अपना काम कर रही है, मुझे लगता है किसी को कोई भारत के ऊपर आंच भी डालने की कोई हिम्मत नहीं हो सकती। यानी जब जब इस भाषा में बात होगी जवाब भी इसी भाषा में दिया जाएगा। वो तो क्योंकि आप वहीं से आए हैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूम रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषणों का भी उल्लेख होता है, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट ये बात बताई थी कि भारत की सीमाओं के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता है और भारत में इतना क्षमता है, इतना ताकत है कि कोई नोबडी कैन टेक अस फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। लेकिन चलिए पीयूष जी, क्योंकि आप आज ही जम्मू कश्मीर से लौटे हैं, मैं उसी से शुरुआत भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने खुद जैसे अपने वक्तव्य में भी कहा, अब ये जो इलाके हैं देश के, चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर क्योंकि बाकी जो स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं भारत के सामने वो तो है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत ही बुनियादी जो चैलेंज है वो यही है कि वहाँ पर पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे, सड़क पहुँचे, जिससे वो इलाके देश के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएँ। इस पर आपका विजन क्या है आने वाले समय के लिए? उल्टे आज जो मैं जम्मू कश्मीर में था, उज्ज्वला स्कीम में आपने उसमें भी आज हम सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे थे, तो आज जो पूरा फोकस ऑफ डिस्कशन था मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। उससे आपको अंदाजा आएगा कि क्या परिवर्तन हुआ है पुरानी सोच में और नई सोच में। उदाहरण के लिए इस प्रोजेक्ट का जो रिजर्वोयर है ये 22 किलोमीटर का रिजर्वोयर था, अब मात्र 2 किलोमीटर का रह गया। 22 बनाम 2 सालों साल से सिल्टिंग हो रही है, कभी किसी ने चिंता नहीं की। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मुझे भी ये बात 2 वर्ष से मैं मंत्री हूँ, मेरे तरफ पहुँची नहीं थी। तो जैसे ये पता चला तो ऑफकोर्स उसके लिए तो मैंने कहा कि तुरंत रोड मैप बनाई है, कैसे इसको ड्रेजिंग करें, नॉट टेम्पररी, एक परमानेंट ड्रेजिंग की क्या व्यवस्था हो सकती है। पिछले 2 हफ्ते पहले मैं नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ एक पावर प्रोजेक्ट में हिमाचल गया था, वहाँ पे हमने देखी थी कैसे वो पानी आता है और साथ के साथ डीसिल्टिंग होती है, साफ पानी पावर प्लांट में जाता है और वो जो सिल्ट निकलती है अलग पाइप से साइड से निकाल के फिर रिवर में डाली जाती है। तो मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, अच्छा भला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन वो ध्यान में था तो मैंने कहा यहाँ भी कुछ, दे सेड दिस विल नॉट वर्क हियर, आई सेड मे बी दिस विल नॉट वर्क, समथिंग एल्स विल वर्क हियर। पर साथ ही साथ ये जैसे ही ध्यान में आया तो एक तरीके से इसका रूट कॉज एनालिसिस बाकी देश के 50 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी किया जाए, ये भी साथ में ध्यान आ गया। तो निर्देश 2 दिए गए, सलाल में क्या करना है वो रोड मैप बनाइए और इमीडिएटली एनएचपीसी के जो
20 और HPPs हैं और फिर दैट सेम इंस्ट्रक्शन विल गो फॉर ऑल अदर प्रोजेक्ट्स. तो दैट इज द डिफरेंस इन द थिंकिंग इन द पास्ट एंड नाउ. राइट. दूसरा, ये प्रोजेक्ट 30 साल पुराना है, तो मैंने पूछा नई टेक्नोलॉजीज कुछ आई हो, कैसे हम इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं. एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैन वी रिप्लेस द पावर टर्बाइंस टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, कैन वी ऐड अ टर्बाइन विद इन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आखिर आज लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के समस्याएं आती है नए प्रोजेक्ट में. तो क्या हम सोच सकते हैं कि देश में एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करके, और आफ्टर ऑल ये बिजली घर की बिजली 94 पैसे में बनती है, 94 पैसा पर यूनिट. राइट. उसमें ₹1.25 स्टेट के वाटर सेस ऐड होते हैं, उसके बावजूद ₹2.12 या कितने में जाती है. तो इतने अच्छे कम कीमत पे बिजली जहाँ बनती हो, वहाँ अगर उत्पादन बढ़ता है तो वो वहाँ के लोगों को सेवा ही कर पाएगा. तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से जो दूर दराके के इलाके हैं, पर्टिकुलरली द स्ट्रेटेजिक स्टेट्स, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो अरुणाचल, सिक्किम, बाकी हमारी 7 सिस्टर्स, असम, वो पूरा इलाका, मुझे लगता है इन सब इलाकों पे फोकस अटेंशन देके वहाँ हर घर को बिजली मिले, पानी घरों तक पहुँचे, खासतौर पे पहाड़ों पे. आज जैसे मैं जिस रियासी डिस्ट्रिक्ट में था, उस जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जब रिव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि 56,000 घर हैं, 26,000 घरों में अभी तक बिजली नहीं गई है. 5,000 घरों के लिए उनके पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स में प्रोविजन है. तो मैंने थोड़ी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके देखा, लगभग 63 करोड़ रुपए और मिल जाए तो बाकी 21,000 घरों में भी बिजली जा सकती है. तो आई हैव टोल्ड हिम टू सिट विद माय ऑफिशियल्स इन दिल्ली, और 2 साल के भीतर वो बाकी 21,000 भी बिजली से लाभान्वित हो जाए, उसकी स्कीम बनाने को आज निर्देश दे के आए. बिल्कुल. गोयल जी, जो एक दूसरा सवाल है, और ये सवाल मैं आपको हमारे जो दर्शक हैं, जो कि सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क के सबसे ज़्यादा दर्शकगण हैं, उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ. उनको अक्सर एक सवाल सताता है कि एक तरफ जब वो न्यूज़ चैनल्स में, अखबारों में सुर्खियाँ पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर पढ़ते हैं कि भारत एक पावर सरप्लस नेशन बना है, देश में अब पावर की कमी नहीं है. हो सकता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में या ग्रिड्स में इश्यूज़ हों. और दूसरी तरफ देश के कई इलाके ऐसे हैं, आप मुंबई से हैं, मैं भी मुंबई से हूँ, तो वहाँ तो कभी बिजली जाती नहीं, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली कभी आती नहीं है. तो ये जो, जिसे हम विसंवादिता कहते हैं, एक तरफ सरप्लस नेशन और दूसरी तरफ द डार्क स्पॉट्स इन द कंट्री, इसे कैसे आपकी मिनिस्ट्री एड्रेस करेगी? देखिए, ये संघीय ढांचा है भारत का बिजली का क्षेत्र. केंद्र में बैठ के हम पॉलिसीज बना सकते हैं, अच्छे स्कीम्स बना सकते हैं, लेकिन एंड में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अधिकांश स्टेट ओन्ड है, उन्हें बिजली खरीद के लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक पहुंचानी पड़ेगी. और उसमें केंद्र की तरफ से हम, आई कैन नॉट फोर्स द पावर डाउन देयर थ्रोट, द स्टेट्स विल हैव टू बाय द पावर. तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी विचार करने के बाद, ऑफ कोर्स एक तरफ तो हमने उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना से ये डिस्कॉम्स को और सुदृढ़ बनाना, इनको और मजबूत बनाने का पूरा योजना तो बनाई है. साथ ही साथ मैंने ट्रांसपेरेंसी को और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन जनता को पहुंचाने की कोशिश की. तो अब हमारा एक विद्युत प्रवाह मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से जनता तक जानकारी मिलती है कि हर वक्त, एनी टाइम ऑफ द डे, 24 आवर्स कितनी बिजली पावर एक्सचेंज में भी उपलब्ध है. वैसे तो अधिकांश स्टेट्स के पास पावर परचेज एग्रीमेंट ही इनफ है, पर उसके अलावा पावर एक्सचेंज में भी पर्याप्त मात्रा में बिजली 24 घंटे अवेलेबल होती है. राज्य सरकारें खरीदें और जनता को दें, उसके लिए मैं चाहता हूं कि लोग और आपके चैनल इसको इस्तेमाल करके जनता तक ये जानकारियां पहुंचाएं. तो मैं समझता हूं आप भी देश हित का काम करें. बिल्कुल बिल्कुल. कि कैसे जनता को पता चले. आज नोएडा में, यहाँ पे कुछ लोग होंगे जरूर जो नोएडा में रहते होंगे, और मुझे बताया जाता है नोएडा में अभी भी पावर कट्स होते हैं. बिल्कुल. तो आप विद्युत प्रवाह अभी खोलिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने दाम पे इस वक्त यूपी सरकार खरीद सकती है बिजली.
आपको दिख जाएगा कि यूपी सरकार ने कितनी पावर शॉर्टेज डिक्लेयर की है, और ये दिख जाएगा कि कितनी बिजली वो खरीदी है उन्होंने आज। और ज़्यादा करके अधिकांश दिन मैं देखते रहता हूँ, वो दिखाते हैं कि जीरो शॉर्टेज एंड जीरो पावर परचेज। अगर जीरो शॉर्टेज है तो नोएडा में बिजली जानी ही नहीं चाहिए, फिर तो सबको 24 घंटे बिजली मिलनी आप चाहिए। बार बार यूपी का नाम ले रहे हैं, ये क्या कोई संकेत है? नहीं, क्योंकि यूपी हमारे नेबरहुड में है, और ज़्यादा मुझे बताया गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, वो अधिकांश मयूर विहार वगैरह से आगे बिल्कुल नोएडा में रहते हैं। तो फिल्म इससे सिटी भी मैं वहीं बार बार पे। यूपी का जिक्र करता हूँ। आप कहें तो बिहार का जिक्र कर लेते हैं, आप Just कहें joking. तो और किधर का जिक्र कर लेते हैं। सर, दूसरा एक जो इशू है अब हाल ही में, और मैं कोई विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे अगर हम नागला फटेला की बात करें, या फिर क्या इस परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है कि बिजली की तार पहुँचना और उस बिजली की तार में वाकई बिजली पहुँचना, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन की व्याख्या है उसे बदलने की ज़रूरत है, डेफिनेशन को? देखिए, डेफिनेशन बदले नहीं बदले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले। अल्टीमेटली आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, जैसे मैंने पहले बताया, हम पॉलिसी बनाते हैं, हम पैसा देते हैं राज्य सरकारों को। मेरे पास 300 लोग हैं बिजली विभाग में पूरे केंद्र सरकार में। अब वो जाके लाखों विलेजेस में आज काम चल रहा है देश भर में, इंटेंसिव इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें हर घर तक बिजली पहुंचे। ये काम देश में लाखों विलेजेस में चल रहा है। विलेज तो रेवेन्यू विलेज, जब हैमलेट्स और टोले ढानी वगैरह लें तो मे बी 4-5 लाख हैमलेट्स में काम चल रहा होगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे राज्य सरकार के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा, और जो राज्य सरकार मुझे कुछ रिपोर्ट देती है मुझे उस पर विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई राज्य सरकार की, चाहे वो मेरी पार्टी की हो या कोई और विपक्षीय पार्टी की हो, सभी आखिर अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सब एक प्रकार से गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक नेता चुन के गए हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जनता ने चुन के भेजा है। तो मैं तो विश्वास करता हूं कि जब मुझे कोई रिपोर्ट मिलती है तो आई हैव टू ट्रस्ट इट एंड आई हैव टू डिक्लेयर इट। तो नागला फटला का आपने अच्छा एग्जाम्पल लिया। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने देश के लिए बहुत सेवा करी कि उन्होंने 10,070 गाँव में से उस दिन नागला फटला को चुना। मुझे तो पता नहीं था कौन सा चुनेंगे। मेरे तो गर्व ऐप में हर गांव की डिटेल दे रखी है, क्या क्या इलेक्ट्रीफाई हुए हैं। उसमें उन्होंने शायद आगरा नज़दीक है मथुरा, तो उस इलाके का नगला फटला चुन लिया कि देखो दिल्ली से इतना नज़दीक बिजली नहीं थी। और फिर जब उन्होंने अनाउंस किया तो मालूम पड़ा कि बिजली के तारे तो लगी, लेकिन बिजली की व्यवस्था लगी, ट्रांसफार्मर भी एनर्जाइज हुआ। क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट है 24 नवंबर 2015 को पूरी व्यवस्था बिजली की पहुंचने के बाद राज्य सरकार के 5-5 अधिकारियों ने साइन करी हुई रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो गया। पूरी लाइन डायग्राम दी, मैंने आप लोग को शेयर भी किया था पत्रकारों। बिल्कुल। लाइन डायग्राम के साथ उन्होंने बताया इस घर में बिजली पहुंची है। लेकिन 24 नवंबर 2015 के बाद बिजली एक्चुअली उन लाइनों में नहीं दी। अब मुझे यहाँ दिल्ली में, अच्छा मैंने इसको ट्रांसपेरेंटली गर्व में जनता को बता दिया कि नागला फटला अब इलेक्ट्रीफाई हो गया। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ आप मीडिया के लोग इस बात को देश भर में अलग अलग राज्यों में इसको जरा प्रचारित करें कि देखिए आपके राज्य में इन सब गाँवों में बिजली पहुंची। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने दावा करके केंद्र से पैसे लिए इस काम के लिए। लेकिन क्या वाकई पहुंचे? तो अगर किसको नहीं मिली हो तो जरा हल्ला मचाए। ये पीपल ड्रिवन मूवमेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात कही है। और नागला फटला की मजेदार बात देखिए कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने बात छेड़ी के वहां पे बिजली पहली बार पहुंची है, तब राज्य सरकार के अधिकारी ऐसे भागे कि दोपहर को 4 बजे तक फिर बिजली भी आ गई वहां पे। दैट्स इंटरेस्टिंग। आपने पेरिस क्लाइमेट डील की बात की, और ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम अपने आप में है। अब इसमें जो एक समस्या है, क्योंकि ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो थर्मल पावर कैपेसिटी है भारत की, और ज़रूरत भी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे ये डील आगे बढ़ेगी, हमें ऑल्टरनेट जो पावर या फिर एनर्जी प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर, जिस पर आपकी सरकार काफ़ी काम कर भी रही है, आप खुद भी काफ़ी काम कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।
इसका रोड मैप क्या होगा और इसमें चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, चैलेंजेस तो मुझे कोई दिखते नहीं है विशेष Sorry. पर अपॉर्चुनिटीज जरूर बहुत दिख रही हैं, इसमें संभावनाएं बहुत है। खासतौर पे जहाँ तक थर्मल प्लांट्स की बात है, देखिए थर्मल प्लांट्स तो भारत में रहेंगे। आफ्टर ऑल यू नीड अ बेस लोड। अगर यहाँ कोई टेक्निकल आदमी होगा आपके ऑडियंस में तो आपको बताएगा कि अगर बेस लोड नहीं हो तो आखिर दो समस्याएं आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी डाल ही नहीं सकते हो ग्रिड में जब तक एक बेस लोड नहीं। पॉइंट 1। ट्रू। और पॉइंट 2, अगर थर्मल प्लांट्स नहीं चलते हो तो आपको जी मिनिस्टेरियल कॉन्क्लेव 4 बजे के पहले खत्म कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये सब बिजली बंद हो जाएगी। आफ्टर 5:36 इन द इवनिंग इंडिया विल गो बैक टू द स्टोन एज। हम सब कैंडल लाइट डिनर करेंगे, मे बी इट विल बी मोर रोमांटिक बट नॉट डेली। बट वी विल नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग 24/7। एब्सोल्युटली। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है। थर्मल प्लांट्स अपनी जगह बहुत ही महत्व रखते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये थर्मल प्लांट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोयला हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ये तो मैसेज बहुत क्लियर है और मैंने विश्व के सभी लोगों को ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि हमारे कोयले के प्लांट्स चलेंगे और हम एक्सपैंड भी करेंगे। लेकिन कोयले को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, सुपर क्रिटिकल प्लांट्स अधिकांश लगाना, पुराने इनएफिशिएंट प्लांट्स को रिप्लेस करना विद मोर बेटर क्वालिटी प्लांट्स, कोयले को वॉश करके यूज़ करना, इन सब चीज़ों पे जरूर भारत बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा जिससे ये कोयले के प्लांट्स भी बिना प्रदूषण के चले। अब मैं पीछे जापान गया था, योकोहामा में शहर के बीचम बीच एक थर्मल प्लांट है लेकिन रत्ती भर पता नहीं चलता है कि यहाँ थर्मल प्लांट है। करेक्ट। तो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अब भारत भी तेजी से करेगा। हमने कंपलसरी कर दिया कि आगे जो भी प्लांट लगेंगे वो सुपर क्रिटिकल और बेटर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत का लक्ष्य है वो अनपैरेलल्ड है विश्व के इतिहास में। इतना फास्ट रैंप अप विश्व का कोई देश नहीं कर रहा है जितना भारत आगे करने जा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है थर्मल, रिन्यूएबल और एक आगे चल के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो शायद स्टोरेज भी सस्ता हो जाएगा और स्टोरेज सस्ता होने से रिन्यूएबल एनर्जी को और गति मिलेगी और बल मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सब कोएग्जिस्ट करेंगे और एक रोड मैप पूरा बनाया गया है कैसे इन सबको कोएग्जिस्ट भी कराना। साथ ही साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी पे हम बहुत बल दे रहे हैं कि कैसे वेस्टफुल एनर्जी ना यूज हो। एकमात्र हमारा एलईडी रोल आउट प्रोग्राम भारत के कंज्यूमर्स का और आप सबका 40,000 करोड़ रुपए सालाना बिल में बचत करेगा जनता की। जस्ट वन एलईडी प्रोग्राम। दैट्स ट्रू। बिफोर आई थ्रो द फ्लोर ओपन, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और ये सवाल से ज़्यादा शायद आपके विजन को लेकर मेरा प्रश्न है। आज जी बिजनेस के इस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव के मंच से क्या आप देश को एक समय सीमा दे सकते हैं जब भारत हकीकत में एक पावर कट फ्री नेशन होगा? मैं समझता हूँ अधिकांश भारत तो अगले 2, 2.5, 3 वर्ष के अंदर पावर कट फ्री हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ स्टेट्स को मौका मिलेगा आने वाले दिनों में कि वो एक ऐसी सरकार लाए जो इस काम को करने में सक्षम हो। तो इसलिए लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर लोग ही नहीं पसंद करें कि उनको 24/7 बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिले, तो उसकी जिम्मेदारी मैं केंद्र में बैठ के जबरदस्ती राज्यों को थोप नहीं सकता हूँ। लेकिन इतना आपको पक्का विश्वास दिला सकता हूँ, केंद्र 4 कदम आगे बढ़ेगा अगर राज्य 1 कदम भी आगे बढ़े, जिससे कि अगले आने वाले 2.5-3 वर्षों में हमने लक्ष्य तो 2022 रखा था, पर अब मुझे लगता है हम 2019 तक ही ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं कि इस देश में पावर कट फ्री तो क्या, ऑन द कॉन्ट्ररी आपके पास कटोरा लेके पावर बेचने के लिए लोग आने चाहिए कि साहब आप थोड़ी बिजली अधिक खरीद लो। ये हालत होनी चाहिए देश में। दैट्स अ टेलिंग स्टेटमेंट। और मैं अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तब इसका हम रियलिटी चेक भी लेंगे। बट आई विल थ्रो द फ्लोर ओपन। सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी आप बेसिकली ये कह रहे हैं इन दैट। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो मैंने पीछे एक आंकड़े निकाले थे
एक राज्य है हमारे पड़ोसी राज्य है यहाँ से। हाँ। पड़ोसी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कूटनीति में भी देश का नाम नहीं लेते, हाँ। पर पड़ोसी देश बोलते हैं। वैसे यहाँ पे से एक पड़ोसी राज्य है जहाँ केंद्र सरकार ने लगभग 11,000 करोड़ मेरे आने के पहले और मेरे आने के बाद 18,000 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिया था। लेकिन मैं पिछले 5, 7, 8 वर्षों का आंकड़ा निकाल रहा था, कुछ काम ही नहीं हुआ ग्रामीण विद्युतीकरण। हमारे आने के बाद मोदी जी ने जब धक्का लगाया कि भारत के पूर्वी इलाकों को प्रगति होनी चाहिए, तब धक्का लगा के काम किया। उसके बावजूद नगला फटला जैसे इंसिडेंट्स हुए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि एक अच्छी सरकार आए और अच्छी सरकार जो जनता की सेवा में लगे, बजाय कि आपसी पारिवारिक झगड़ों में पड़ी रहे। बिल्कुल। चलिए, नाउ आई विल थ्रो द फ्लोर ओपन. Can we have the mics please? Quickly we'll take some questions.